मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑलरेडी जैसा आप लोगों को पता है, हम हर चैप्टर के एंड में हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पेपर में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो सब से रिलेटेड हम हर चैप्टर के एंड में करते हैं। जैसे ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ भी लॉन्च कर देंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये करेंगे। बट अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग की सीरीज़ लॉन्च की हुई है, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब उसी चैप्टर 4 से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, क्या होंगे, वो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। आई होप आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर आपस में एक दूसरे से लिंक है। क्योंकि जो चैप्टर 5 अब जब मैं स्टार्ट करूँगी तो वो पूरा चैप्टर 4 से लिंक होगा। तो आपको अगर चैप्टर 5 अगर पढ़ना है तो एटलीस्ट आपको चैप्टर 4 की वीडियो ज़रूर वॉच करनी चाहिए, ताकि आपको चैप्टर 5 समझ में आने जाए। क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर आपस में एक दूसरे से लिंक है, और हम ओ लेवल और ए लेवल का जो सिलेबस है वो बहुत पूरा डेप्थ में करा रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम कवर करा रहे हैं। तो प्लीज़ वॉच वीडियो। डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 रिलेटेड टू द एमसीक्यू टाइप ट्रू फॉल्स। आप क्योंकि सिलेबस है आपका, तो हर टाइप आपका जो एग्जाम होगा वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पेपर आएगा, मैं हर चैप्टर के एंड में करा रही हूँ। तो जैसे हमारा फर्स्ट हमारे 10 एमसीक्यू, 10 ट्रू फॉल्स, 10 मैच द फ्लोइंग, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स, 40 नंबर का आपका ये आता है एंड 60 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। First question, which element is used in the head section of HTML and XHTML page if we want to use an external style sheet file to decorate page? Already आप लोगों ने मैंने स्टाइल शीट बताई थी 3 टाइप की, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन सीएसएस। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सटर्नल सीट के लिए आप किस तरीके से आप क्या करते हो एक्सटर्नल सीट को लिंक करने के लिए। तो हम एसआरसी यूज़ करते हैं, स्टाइल यूज़ करते हैं, या सीएसएस यूज़ करते हैं, या लिंक करते हैं। ऑलरेडी पता है, जब भी मैंने आज तक एक्सटर्नल सीट जितनी भी वीडियो में कवर कराई है तो एक्सटर्नल सीट को मैंने हमेशा लिंक टैग से ऐड किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? लिंक। जैसे अभी सी के सेकंड क्वेश्चन, विच एट्रीब्यूट कैन बी एडिड टू मैनी HTML XHTML एलिमेंट टू आइडेंटिफाई देम एज ए मेंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। हाँ, तो क्लास और आपने एक आईडी पढ़ी थी, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, तो मेंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप तो हम किससे डिनोट करते हैं? क्लास से। when we write image src image.png what image.png inside डबल कोट। तो इमेज src के अंदर जो image.png क्या लिखते, मतलब क्या दर्शा रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है? ऑलरेडी पता है, जब src हम इक्वल लेते हैं तो हमेशा क्या होती है? वो वैल्यू होती है। तो src इमेज का एट्रीब्यूट, इसके अंदर इसकी वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? वैल्यू। हाउ कैन बी राइट कमेंट अलॉन्ग विद द सी एस एस। आप लोगों ने देखा होगा सी एस एस के अंदर कमेंट, जब भी स्टार्टिंग में मैंने सी एस एस की कोडिंग कराई तो उसमें कमेंट सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो कमेंट किस तरीके से को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा, हम जब भी सी एस एस करते थे तो यहाँ पे अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट एक कमेंट आती थी, तो ये होता है कमेंट का। तो ऑलरेडी आप ये चीज़ें थोड़ा जब मैं कराती हूँ चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू और आपके ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो हम कराते हैं थ्योरी पार्ट, उसी में से मिलते जुलती लाइनें ही आएंगी। तो बेसिकली आप लोग जो अगर थ्योरी ध्यान से देख लेते हैं तो आपके जो एमसीक्यू हैं, जो आपके 40 नंबर के क्वेश्चन, वो इन्हीं में से ही आते हैं। बट आते हैं बिल्कुल ऐसे कोई भी आपको डेप्थ, क्योंकि डेप्थ में पढ़ोगे तो उनके बीच में से जो भी टॉपिक है उनसे 40 नंबर आप बहुत ईजिली ले सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट ई दैट हैव एट्रीब्यूट दैट एंड विद द गिवन वैल्यू। अब इसका क्या है, ऑलरेडी मैंने एट्रीब्यूट सेलेक्टर बताए थे, तो इसमें ये बोला हुआ है कि कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्टर है जिसके लास्ट में, मतलब हम जो वैल्यू देते हैं लास्ट से, मतलब लास्ट यहाँ पे लिखा एंड विद, मतलब एंड के थ्रू वो सेलेक्ट करता था। तो ये वाला होता है ये वाला एट्रीब्यूट, या फिर हमारे पास है डॉलर या एस्ट्रिक या नन। तो आपको ऑलरेडी पता है जो ये वाला हमारा ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर ये हमें दे रखा है ई एट्रीब्यूट इस तरह डॉलर, तो ये तो बिगिन वाला होता था, बट हमें एंड वाला बोला है, तो एंड के लिए हमें ये डॉलर वाला साइन। आई होप आपने वीडियो वॉच कर रहे हो, तभी आप ये क्वेश्चन कवर कर पाओगे। तो प्लीज़ इसे वीडियो को वॉच करते, ताकि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं से मिलते जुलते आते हैं। तो आपको जैसे इसमें दे दिया डॉलर, तो इससे समझ में आ रहा है कि आपने अगर वॉच की होगी वीडियो ढंग से, अगर आपने पढ़ रहे हो तो आप ये एमसीक्यू बहुत ईजी सॉल्व कर पाओगे। इसका मैं आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताती हूँ, कहाँ पे मैंने ये बताया था आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये बताया था सी एस एस एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर द एट्रीब्यूट डॉलर वैल्यू सेलेक्टर इज यूज सेलेक्ट हुज वैल्यू एंड विद स्पेसिफाई वैल्यू। तो यहाँ पे बोला हुआ था मैंने स्पेशली, जहाँ पे एंड मतलब जिसके लास्ट में क्या आ जाए, टेस्ट आ जाए, तो ये उन सबको क्या कर देगा? कलर कर देगा।
तो इट मीन्स इसका आंसर क्या था, डॉलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट दैट ऑफ इट्स टाइप। विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, तो पेरेंट के लिए फर्स्ट के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ टाइप, इस तरीके से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द सेलेक्टर, इसमें कह रहे हैं जो सेलेक्टर मैच नहीं होते, तो इसमें कौन सा आपका आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा जो मैच नहीं होते, मैच नहीं बोला हुआ ना, तो सीधा आ जाएगा नॉट। विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट करेंटली इनेबल, जो हमारे कौन सा सेलेक्टर है जो सेलेक्ट करता है कि अभी इनेबल नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा इनेबल्ड, 1.c इनेबल्ड, हमें इनेबल करना है। नेक्स्ट है इसका विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर चेक्ड, इसकी वजह से नाम से ही क्वेश्चन इतने आसान से हैं क्योंकि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ना EF ना वेटर, आपका इसका आंसर आ जाएगा चेक्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट हैज नो चिल्ड्रन, इसमें ये बोला है कि कौन सा सेलेक्टर जिसमें एलिमेंट को जब सेलेक्ट करते हैं उसमें कोई चिल्ड्रन नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी। ठीक है, तो ये आपके MCQ क्वेश्चन हैं जो इस टाइप के आपके एक्सपेक्टेड है, और आपने चैप्टर को थोड़ा डेप्थ में पढ़ो तो आप और भी किस तरीके से क्वेश्चन जो इन्हीं से मिलते जुलते आएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, द फ्लोइंग, यहाँ पे देखा है ट्रू फॉल्स बताना है हमें इसके अंदर। द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल, क्या जो हम CSS फाइल को सेव करते हैं .cs से करते हैं, बिल्कुल फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास फॉल्स। क्या है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, क्योंकि हम फाइल को किससे सेव करते हैं, हम फाइल को सेव तो करते हैं .css से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। फॉन्ट साइज टेक्स्ट के साइज को सेट करता है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि फॉन्ट साइज ही हमारे टेक्स्ट के साइज को क्या करता है, सेट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रू। नेक्स्ट वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन टू वर्ड, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी होती है वो क्या स्पेसिफाई करती है दो वर्ड के बीच में स्पेस के लिए, तो इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये ब्रेक इससे नहीं करता। इन द हेड सेक्शन प्लेस रेफर टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मतलब हर जो हेड सेक्शन की जगह पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को रेफर किया जाता है, तो ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि हम क्या करते हैं हेड सेक्शन के अंदर तो एक्सटर्नल शीट का क्या लिखते हैं, लिंक लिखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल इज रिज, इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स, रिज नहीं होता। आप लोगों को अब मैं ये थोड़ा असाइनमेंट है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बॉर्डर स्टाइल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एक इसका आंसर आप बताओगे, और एक आप मुझे बताओगे अगर मुझे दो वर्ड के बीच में स्पेस लाना हो तो क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो देख ही रहे हो तो आप लोग एटलीस्ट इनको सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट CSS प्रोवाइड formatting option, CSS provide formatting option to style the text of web page, तो यहाँ पे क्या करा है CSS प्रोवाइड है जो आपके वेब पेज को क्या देता है, स्टाइल देता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रू। आप लोग कुछ R&D भी करनी है, जो मैंने बोला इसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करना, रिप्लाई करना है आप लोगों को। अगर आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो, देखते हैं कितना आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को ये आंसर ज़रूर देने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट 2 पॉइंट हमारे पास है, हमने कर लिया 2.6 एंड हमारे पास 2.7 जनरल फैमिली शुड ऑलवेज बी रिटर्न इन कोटेशन मार्क, इसमें ये लिखा है कि जो जेनरिक फैमिली होती है उसमें जो नेम लिखे जाते हैं उसे हमेशा हम क्या कोटेशन मार्क में लिखते हैं। आपके जो पता है जो भी हम फैमिली के जो भी नेम्स होते हैं हमेशा, जैसे हम क्लास का नाम लिखते हैं, इमेज ऐसा टैग लिखते हैं, हम कहाँ लिखते हैं, डबल कोट्स में तो लिखते हैं, तो कोटेशन मार्क क्या होते हैं, जो डबल कोट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास ट्रू, इसका आंसर है हमारे पास ट्रू। When using the padding property, are you allowed to use negative value, तो इसमें आपको क्या है, जब हम पैडिंग प्रॉपर्टी करते हैं तो आर यू अलाउड टू यूज नेगेटिव वैल्यू, आपको क्या करता है, नेगेटिव के लिए अलाउ करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, पॉजिटिव वैल्यू डालनी होती है या जीरो डालते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजिशन प्रॉपर्टी इज स्टैटिक, इसमें बोला है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजिशन प्रॉपर्टी इज स्टैटिक,
इसका आंसर आएगा टू, क्योंकि हमारी स्टैटिक होती है, रिलेटिव होती है, फिक्स्ड होती है और एब्सोल्यूट होती है। तो जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है पोजीशंस की वो हमारी क्या होती है, स्टैटिक। इसका आंसर आएगा ट्रू। इसके बाद है नेक्स्ट, इन ग्रुप सेलेक्टर, इन ग्रुप सेलेक्टर सेपरेट ईच सेलेक्टर विद कोमा। हमने ग्रुप सेलेक्टर बताए थे, तो इसमें हमने जैसे H1 कोमा, H2 कोमा, P1 कोमा, अगर हमें सभी को एक जैसी प्रॉपर्टी देनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप सेलेक्टर ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू। तो ये हमारे होते हैं ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है हमारे मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग में ये काफ़ी ईजी, इसमें हमें साथ में आंसर भी मिले होंगे, तो हमें मैच करना होगा कि हमारी जो जो दी स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। जैसे फर्स्ट है, टू ऐड ए बैकग्राउंड कलर फॉर H1 एलिमेंट। अगर मुझे H1 एलिमेंट पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो आपको क्या, कौन सा इसमें से जो मैच की दी है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट, तो आपको पहले चेक करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन दी हुई है, कमेंट दिया हुआ है, H1 बैकग्राउंड कलर दिस वन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे बोला हुआ है सिर्फ हमें H1 के अंदर, हमें H1 के अंदर क्या लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो ये तो हो नहीं सकता बैकग्राउंड कलर डायरेक्ट, ऐसे तो नहीं। H1 हम लिखते किस तरीके से, हमें लिखना होता है किस तरीके से, हम तो इस तरीके से लिखते हैं ना। यहाँ पे आपको जब बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना होता है, आप लिखते हो यहाँ पे H1 और ये इस तरीके से, फिर आप यहाँ लिखते हो बैकग्राउंड, फिर कलर, फिर आपको जो भी कलर देना होता है या तो पिक करते हो तो वो RGB फॉर्म में आता है, या फिर आप रेड लिख देते हो, इस तरीके से करते थे। ठीक है, तो या तो आप ये करते हैं या फिर हमारे पास इसमें ये तो ऑप्शन नहीं है, तो अब हमारे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा हमारा, दिस वन। नेक्स्ट, यू सेलेक्ट ऑल P एलिमेंट इनसाइड ए div एलिमेंट। आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल P एलिमेंट इनसाइड ए div एलिमेंट। तो आप क्या यूज़ करोगे, तो हमने सेलेक्टर्स बताए थे, डिसेंट सेलेक्टर, ठीक है। तो हमारा डिसेंट था, हमारे जो हमारा चाइल्ड सेलेक्टर था। तो इनमें से अब यहाँ पे ऑप्शंस देखने आपको कौन सा इसका आंसर होगा। इसमें इसका आंसर होगा हमारे पास div के साथ, इसने बोला है जो P है, div के अंदर जितने भी P एलिमेंट है, ऑलरेडी आपको पता है, मैंने डिसेंट सेलेक्टर बताया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही है। CSS property control is used to change the text size. CSS property control is used to change the text size. तो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं चेंज द टेक्स्ट साइज को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपको CSS, ये रहा फॉन्ट साइज। CSS element is used to change the text color of an element. CSS property is used to change the text color of an element. किसी element का अगर हमें कलर चेंज करना हो तो हमें कौन सा यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, कलर, क्योंकि हमें कलर किससे चेंज करते थे, इससे करते थे ना हम कलर, तो ये प्रॉपर्टी इसका आंसर ही आएगा। अब यहाँ पे करेक्ट प्लेस टू रेफर एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन HTML। तो करेक्ट प्लेस कौन सा है, जब HTML हमें एक्सटर्नल शीट को लगाना है HTML डॉक्यूमेंट के, तो कौन सा होता है हमारे, हम कहाँ पे लगाते हैं, हम लगाते हैं हेड सेक्शन के अंदर। तो देखते हैं इसमें क्या है, ये रहा, तो ये होगा इसका आंसर, हेड सेक्शन। HTML टैग इज यूज टू डिफाइन इंटरनल स्टाइल शीट। हमारे पास इनलाइन होती है इंटरनल, तो हम HTML टैग कौन सा, हम क्या यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। देखते हैं कहाँ पे, तो ये रहा हमारा इसका आंसर, 3.6 का ई आंसर। नेक्स्ट है 3.7, HTML एट्रीब्यूट इज डिफाइंड टू इनलाइन। इनलाइन स्टाइल क्या होती है, किसी एलिमेंट के अंदर HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ पे उसके अंदर क्या लिखते हैं, स्टाइल टैग लिखते हैं, सीधा सीधा कोई भी एट्रीब्यूट हो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सीधा स्टाइल। तो इसका आंसर जैसे क्या दिया हुआ है हमारे पास, HTML एट्रीब्यूट टू डिफाइन द, तो हम क्या लिखते हैं, सीधा उसके अंदर कोई भी जो टैग होता है हम क्या करते थे, इस तरीके से करते थे, जैसे H1 के अंदर स्टाइल लिखते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक ही दे रखा है, तो इसका आंसर क्या है, ये। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, इसके लिए हमारे पास यूज होता है बैकग्राउंड कलर के लिए, सीधा ये हमारे पास जो ए आंसर था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट इसका आंसर अब है हमारे पास
यूज टू डिस्प्ले हाइपरलिंक विदाउट एन अंडर। मैंने आपको बताया था ना, हाइपरलिंक को जब हमें रिमूव करना था तो हम क्या करते थे, हमें हाइपरलिंक नहीं लगानी है। जो भी हमने लगाना, यूज टू डिस्प्ले हाइपरलिंक, जो हमने हाइपरलिंक लगाई है उसमें अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डेकोरेशन में नन किया था। ये रहा, इसका आंसर आ जाएगा आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जब हमने मेनू टैब बनाए थे तो उसमें हमने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, उनके नीचे हाइपरलिंक हटाया था, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या करा था ना। कुछ बच्चे इसको कर देंगे, ये ध्यान रखना है, इसको नहीं करना, टेक्स्ट डेकोरेशन नन आएगा। ठीक है। यूज टू मेक ईच वर्ड इन टेक्स्ट विद कैपिटल लेटर, तो मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे कैपिटलाइज है, और हमारे पास देखो, पहले तो आपको ऑप्शंस देखने होंगे। वैसे मैंने वहाँ पे यूज़ किया था अपर केस, तो आपको अपने क्वेश्चन को देखना है, अगर नहीं लिखा तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो यही है कैपिटलाइज, आपको ये यूज़ करना है। यहाँ पे ये बोला है यूज टू मेक ईच वर्ड इन टेक्स्ट विद कैपिटल स्टार्ट विद, मतलब सिर्फ वर्ड के लिए बोला है, यहाँ पे सारे के लिए नहीं बोला। अगर यहाँ पे होता सभी के लिए, यहाँ पे स्टार्ट विद बोला है, तो कैपिटल लेटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज, ना कि अपर केस। ठीक है। अपर केस में क्या, सारे ही वर्ड के जो लेटर्स होते हैं सारे कैपिटल हो जाते हैं, तो इसके आंसर ये हमारे मैच द फ्लोइंग है। नेक्स्ट है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स फॉर मेकिंग ऑल P एलिमेंट एज ए वर्ड। इसमें ये बोला हुआ है कि करेक्ट सिंटेक्स बताना है जो P एलिमेंट एज ए वर्ड करने के लिए। तो आपको देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको V भी दिया होगा, स्ट्रॉन्ग भी दिया होगा, कुछ इस तरीके से देते हैं, बट यहाँ पे CSS के सिंटेक्स के साथ बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके हमें फिलिंग द ब्लैंक्स देखने हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास ये। ठीक है। हमें वही CSS की बात कर रहे हैं, तो CSS में देखो फॉन्ट वेट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वर्ड। डैश इज यूज टू मेक ए लिस्ट विद आइटम विद स्क्वायर, तो हमें ये जब स्क्वायर वाली कौन सी हम यूज़ करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर वाली है, तो हमें कौन सा यूज़ करना है, और हमने कल लास्ट वीडियो में वॉच की थी, लिस्ट स्टाइल टाइप देखे थे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। help us in placing the picture and image and describe place on the HTML document। तो आपको कौन सा जो टैग है जो हेल्प करता है प्लेस द पिक्चर लाने के लिए, इमेज एट ए डिजायर्ड प्लेस ऑन द HTML, मतलब डिजायर्ड प्लेस पे लाने के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास हमें देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़ होता है बैकग्राउंड पोजिशन। नेक्स्ट इसी के अंदर हमने 4.4 कर चुके 4.3 कर चुके हैं, तो 4.3 का आंसर हमने बताया था बैकग्राउंड पोजीशन। नेक्स्ट है आपका 4.4, प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टू लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो आपको प्रॉपर्टी बतानी है जो आपके दो लाइनों के बीच में स्पेस करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपका आ जाएगा इनलाइन, मार्जिन, कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका लाइन हाइट, क्योंकि दो लाइनों के बीच में स्पेस करने का हम यूज़ करते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डैश डिस्प्ले द चूज टेक्स्ट आइदर इन नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक। आप जो टेक्स्ट है आप उसको चूज़ करते हो, या तो नॉर्मल में करते हो, इटैलिक में करते हो, या ऑब्लिक में, तो कौन सी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को हम लेके यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जब करते हैं तो यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉन्ट स्टाइल, आपको नॉर्मल करना है या इटैलिक करना है, तो इसका आंसर आएगा हमारा फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट है हमारे पास 4.6 हो चुका है, 4.5 हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास है 4.6, प्रॉपर्टी इज यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू अपर केस या लोअर केस। आपको पता है हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की थी, तो देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है इसके अंदर डैश्ड इन मेथड स्टाइल डिक्लेरेशन विद ईच इंडिविजुअली एलिमेंट। तो हम जब इंडिविजुअली एलिमेंट पे करते हैं, अगर पूरे पेज पे करते हैं तो इंटरनल, हम सारे जितने भी पेजेस हैं होम पेज अबाउट तो हम एक्सटर्नल, बट हम इंडिविजुअली एलिमेंट पे करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कौन सी CSS, इनलाइन CSS। तो इसका आंसर देखते हैं 4.7 में यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा इनलाइन CSS। नेक्स्ट है 4.8, डैश्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ एलिमेंट द साइड ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट। यहाँ पे बोला है कि क्या है, एलिमेंट को प्रत्येक साइड से मतलब उसके एलिमेंट की साइडों की जो भी हमें आपस में उनके बीच में स्पेस करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से हम स्पेस को हम करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं मार्जिन। हमें आपस में क्या है, जैसे हम कहते हैं यहाँ से मार्जिन देखा था टॉप से, इस तरीके से स्पेस करने के लिए। नेक्स्ट है 4.9, डैश प्रोवाइड द सेट ऑफ स्टाइल रूल फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो
तो यहाँ पे सेट ऑफ रूल फॉर जो डिफाइनिंग लेआउट करता है HTML डॉक्यूमेंट को, तो वो क्या होगा, इसमें हम आंसर को कोडिंग देखना है। इसके अंदर हमारे पास है, इसके अंदर आ जाएगा आपका CSS के थ्रू आप क्या लेआउट को डिफाइन करते हो कि बॉडी क्या, ये बॉडी टैग में यहाँ पे इमेज यहाँ पे सेंटर में आनी चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास 4.10 ए प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू कलेक्टिवली इज नोन एज। जो प्रॉपर्टी और वैल्यू होते हैं उसको हम, जो मैंने सबसे पहले जब मैंने चैप्टर 4 किया था तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ बताई थी। तो क्या बताया था, जब प्रॉपर्टी और वैल्यू उसको जो कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। आंसर देखते हैं, इसमें डिक्लेरेशन दे रखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो ये इस तरीके से आपके 10 मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इस पेपर आपके जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के बन सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है 60 नंबर से। जैसे आपको बताना है, फर्स्ट है डेप्थ में एक्सप्लेन 3 डिफरेंट वे टू इम्प्लीमेंट CSS ऑन वेब पेज। इंप्लीमेंट करना है CSS 3 डिफरेंट वे। आपको पता है ये 3 कौन कौन से थे, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। यहाँ पे 3 डिफरेंट वे आपको इम्प्लीमेंट करना है किसी वेब पेज को। तो आप वो बता सकते हो किस किस तरीके से, डिफरेंट स्टाइल। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर होते हैं, आपको उनके बारे में ऑलरेडी मैं इसको नहीं करा रही क्योंकि ऑलरेडी हमने ये थ्योरी कराई हुई है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपके स्टेप के क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। सेलेक्टर क्या क्या होते हैं आप पूरा वो लिख सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये आपको लिखनी है। राइट द HTML प्रोग्राम, write an HTML program to draw an image on web page and apply the 3 background property। ऑलरेडी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बताई थी आपको, इमेज ड्रॉ करके मतलब बतानी है किस तरीके से एक इमेज आएगी वेब पेज पे, एंड उसकी 3 बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखनी है। तो आपको पेज ये लिखना है, हाँ HTML प्रोग्राम लिखना है। आपको पहले पर इमेज ऐसा टैग लिखते हो, फिर जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर हमें CSS को लिख के यूज़ करनी है। तो ये क्वेश्चंस एंड हाउ ब्लॉक एलिमेंट, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना प्लीज़ इसे आप लोग अपने नोटबुक बना लीजिए, ताकि आपको साथ के साथ आपके जब आपके एग्जाम हो तो आपको सिर्फ देखने ही पड़े। तो ये थोड़े क्वेश्चन से आपको थोड़ा समझ में आ जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हाउ द ब्लॉक एलिमेंट कैन बी सेंटर्ड विद द CSS, ब्लॉक एलिमेंट कैन बी सेंटर्ड विद द CSS। तो ब्लॉक एलिमेंट को हम सेंटर कैसे कर सकते हैं, तो ये सब मैंने ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से सेंटर करते हैं। हमने इनलाइन ब्लॉक बताया था, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी है। डिफाइन ऑल लिस्ट एंड द CSS पोजिशनिंग प्रॉपर्टी, पोजिशनिंग प्रॉपर्टी हमारी होती है स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, ये सारा आपको इसमें लिखना है। बट द बेनिफिट एंड डीमेरिट एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल और इसके डीमेरिट और मेरिट क्या होंगे। मेरिट तो ये है कि हम पूरे वेब पेज को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, और डीमेरिट क्या हो सकती है, अगर हम जो कंट्रोल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों पे अप्लाई हो जाएगी, तो ये इसकी डीमेरिट हो सकती है। डिफरेंस सेट करना है क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर। जब मैंने क्लास एंड ID बताई थी तो मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। डिफाइन CSS लिस्ट प्रॉपर्टी एंड राइट ऑल द लिस्ट 3 प्रॉपर्टी इन द CSS की लिस्ट प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में ही लिस्ट प्रॉपर्टी कराई है, लास्ट वीडियो जो है उसमें मैंने CSS लिस्ट प्रॉपर्टी ही कराई है। वट इज द CSS बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल ऑलरेडी करा चुके हैं, क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं हमने बताया था। इसके अंदर मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, हमारे पास कंटेंट होता है और बॉर्डर होता है। डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट एम्बेडेड स्टाइल सीट, आपको एम्बेडेड मतलब कोई एक्सटर्नल सीट को हम एम्बेड करते हैं तो उसके मेरिट और डीमेरिट क्या हो सकते हैं। वट डज द CSS सेलेक्टर मीन, राइट द यूज़ ऑफ क्लास सेलेक्टर। आप CSS सेलेक्टर का मतलब क्या होता है आपको पता है, जिसको हम पर्टिकुलर जिसको कंट्रोल करना चाहते हैं HTML टैग को, तो हम सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, और आपको क्लास सेलेक्टर का क्या बताना है, यूज़ बताना है। डिफाइन फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट प्रॉपर्टी ऑलरेडी बताया था, जैसे हमारा मेनू टैग था या कोई भी हमारी इमेज थी, अगर मैं लेफ्ट में लाना चाहती हूँ तो वो डायरेक्ट फ्लोट से लेफ्ट में कंट्रोल हो जाती है। By using 2 background images, write HTML program using CSS to specify the size first background image with the cover and the second background। आपको 2 बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने हैं। तो ये मैंने बैकग्राउंड इमेज में जब मैंने बताया था तो मैंने कवर आपने देखा था कि कवर और कंटेंट बैकग्राउंड में जब इमेज लगाते हो तो वो सिर्फ जो आपने जैसे मान लिया एक बॉर्डर है उस बॉर्डर के अंदर लगाना चाहते हो तो आप यूज़ करते हो कंटेंट। अगर आप चाहते हो अपनी इमेज पूरे इस पेज पे आ जाए तो आप यूज़ करते हो कवर। तो ऑलरेडी इसके बारे में मैंने कवर करा रखा है। एंड यहाँ पे हमारे चैप्टर 4 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू एनी डाउट तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।